वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारे नए स्टूडेंट जो बीच में ज्वाइन करते हैं, जिनको यूपीएससी के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, तो उनके लिए एक अलग से वीडियो बना करके जारी किया जाएगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा एसएमएस लिख रहे हैं कि पीटी क्या होता है, मेंस क्या होता है, मेंस में कितने पेपर होते हैं, इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। और ये स्टूडेंट इस हद तक फिर गंदी बातें लिखने लगते हैं, मतलब समझो सिर्फ गाली नहीं दे रहे हैं, बाकी सब लिखना शुरू कर देता है। तो पहले तो इस स्टूडेंट को ये समझना होगा कि अभी हमारे ऑफिस में या किसी के भी ऑफिस में कोई कॉल नहीं ले रहा है, तो हमारे जो काउंसलर हैं उनको भी वो भी छुट्टी है, घर पे ही हैं। लेकिन भाई सवाल है, इन्होंने कुछ पैसा पे कर दिया होगा। तो एक कॉमन वीडियो बना करके यूपीएससी के ऊपर में डालते हैं, और वैसे भी अगर हमारे चैनल पे जाओगे या सर्च करोगे तो पुराने वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें यूपीएससी के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। चलो एक कोशिश करते हैं कि एक और वीडियो बना करके डाल दिया जाए। ज्वार पर कल हमने बात की, ज्वार और भाटा हम लोगों ने समझा। आज एक और विषय लेते हैं उष्णोग्राफी का, और आज लेते हैं प्रवाल वित्ती। प्रवाल वित्ती को पढ़ते हैं, कोरल रीफ को पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि सर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, अच्छी बातें लिख रहे हैं। उनको टाइड समझ में आ गया जिंदगी में पहली बार, ओशन करंट समझ गए। तो आप जब ऐसा लिखते हो कि आप समझ गए, तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जो मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट तो यही है ना कि आपके समझ में आना चाहिए। लिखो प्रवाल वित्ती। प्रवाल वित्ती पे पहले एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं आपको, 2 लाइन की। जब आप आईएएस बन जाओगे तब भारत सरकार आपको ट्रेनिंग के बीच में भारत के किसी एक सेक्टर में आपका एक ट्रैवल एंड टूर, एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करती है।
तो उसमें आप लक्षद्वीप को ले लेना, अंडमान लक्षद्वीप घूमने का मौका मिलेगा सरकारी खर्चे पे। तो आप मुझे इस तरह के एसएमएस मत लिखा करो, अब पढ़ाइए, और कब पढ़ाना है क्या पढ़ाना है ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। मुझे नहीं पढ़ाना है तो भी हम ही डिसाइड करेंगे। चलो ओके, लक्षद्वीप जाओगे तो वहां प्रवाल वृत्ति मिलेगा आपको, और उसको कहते हैं स्कूबा डाइविंग। ऑक्सीजन का मास्क लगा देगा और जो ट्रेनर होगा आपका वो भी आपके साथ ही रहता है, और आपको पानी के अंदर में अंडर टो किया जाएगा, पानी में आपको डुबोया जाएगा। डुबोया जाएगा इन द सेंस कि आप डाइव करोगे, पानी के अंदर जाओगे। तो जनरली क्या होता है कि 10 मीटर की गहराई से नीचे किसी भी अनट्रेन्ड व्यक्ति को नहीं, हम तो गए थे इसी ट्रिप पे, लक्षद्वीप लिया था, लक्षद्वीप गए थे, तभी तो बात कर रहा है। तो जब आप पानी के अंदर जाओगे तो जो अनट्रेन्ड होते हैं ना, उनको 10 मीटर से ज्यादा नीचे नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो थोड़े हिम्मती होते हैं और 7-8 दिन उनको अगर ट्रेनिंग दिया जाता है तो 30-40 मीटर तक स्कूबा डाइविंग करते हैं। यानी समुद्र में 30 मीटर नीचे गहराई तक जाते हैं। क्या होता है ना कि आप समुद्र में जब नीचे जाओगे तो पानी का वेट आपके ऊपर में बढ़ने लगता है, तो अंदर जाने से बहुत भयानक प्रेशर बॉडी पे आता है। उस हर व्यक्ति का के वश का बात नहीं है। जिसका छाती कमजोर हो, रिव्स कमजोर हो, तो पानी के वेट से ही दब के मर जाएगा। तो ये एक विचित्र सा अनुभव है जिसको कि बयां नहीं किया सकता है, कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि अंदर जाने के बाद हम अंडमान में भी स्कूबा डाइविंग किए हुए हैं, वहां भी किया था स्कूबा डाइविंग। हैवलॉक आइलैंड के पास में करवाते हैं, वहां छोटा किया था, बहुत छोटा सा है, लेकिन मजा बहुत आया था, अप्रतिम। अंदर जाओगे तो लगेगा कि किसी और की दुनिया में चले गए। चारों तरफ छोटी छोटी सुनहरी मछलियां और कई तरह के जीव, छोटा छोटा घोंगा है, तो पता नहीं क्या क्या, कॉन्ग शेल्स, सीप, सब जहां तक तुमको दिखना शुरू होगा। और चूना पत्थर का ना गुफा जैसा बना हुआ, रहस्यमयी गुफा, चूना पत्थर का, कहीं से कटा, कहीं से निकला, कहीं पे, और उसमें कॉलीफ्लावर की तरह, गोभी की फूल की तरह बहुत सारे ऐसे जीव, नितलीय जीव, जिसको बेंथोस कहते हैं, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर के इतना अद्भुत दृश्य है कि वो कहीं बाहर में कहीं ऐसा अनुभव नहीं हुआ जो समुद्र के अंदर में हुआ। जैसे मान लो हम तो रेन फॉरेस्ट में भी गए हैं, केरला में भी है साइलेंट वैली, वहां भी जा सकते हो आप लोग, बहुत सारा जगह है। जिम कॉर्बेट के अंदर कोर में भी जाके रुके हैं। हिमालयाज तो है ही एक्सप्लोर किया हुआ, सिक्किम, कंचनजंगा। तो लेकिन वो जो एक चीज था ना, वो उसका अनुभव शेयर नहीं किया सकता है। इसलिए आप लोगों को मैंने ये 5 मिनट कहानी सुनाई कि आप लोग अपने जीवन में एक बार कम से कम प्रवाल वृत्तियों के लिए स्कूबा डाइविंग जरूर करिए।
ओके, तो स्कूबा डाइविंग का अपना एक मजा है। अब आइए कि प्रवाल भित्ति है क्या। तो ये एक समझने का विषय है और बाद में लिखने का विषय है। देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारे गांव में एक कुआं खोदा गया, तो कुएं के पास फिर पत्थर वत्थर लगाया जाता है, उस पर रोज पानी गिर रहा है। तो उस पत्थर के पास देखोगे तो वहां पर मॉस एंड लाइकेंस, जिसको आप काई कहते हो, काई लगना शुरू हो जाता है ना, और बहुत सारा फफूंद, बहुत सारा क्या क्या होता है, वो घास भी उगने लगेगा। कहां से आता है नहीं पता, कैसे आया नहीं पता। वहां पर ये मशरूम जैसा भी कुछ सड़ा गला पदार्थ पड़ा हुआ है, तो मशरूम उसमें से निकल गया। तो ये जीवों की उत्पत्ति को आप अपने गांव में भी देख सकते हो। अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अंदर से अगर शांत और अच्छे व्यक्ति हो तो आप प्रकृति में बहुत कुछ देख सकते हो। प्रकृति के रहस्य को समझने का कोशिश करने लगोगे। वैसे मोबाइल देखने से फुर्सत हो तभी तो। खैर, उसी तरह से हम लोग चलते हैं महासागरों में। तो महासागर का जो तटीय क्षेत्र है, जो रॉकी क्षेत्र है, या महासागर के वो भाग जहां पर बीच में द्वीप हैं, तो द्वीपों वाले भाग, तटीय भाग, पानी के अंदर डूबे हुए भाग, लेकिन वे भाग जहां पर सूर्य की किरणें सक्रिय हों, वे भाग, क्योंकि जीव वहीं पर संभव है, उन भागों पर एक ऐसा जीव मिलता है ओ माय गॉड, लगता है ये क्या हो गया यार। मैंने कितनी देर क्लास रुकी रही। मैंने इतना कुछ बोला, आप तक कुछ गया ही नहीं। उफ, 7 मिनट क्लास रुका रह गया और हम सब पढ़ा भी दिए, मतलब बोल भी गए पूरा। चलो फिर से शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर से शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं, 15 मिनट से बोल रहे थे, 10 मिनट क्लास रुक गया, 5 मिनट आपने सुना शायद। आप ऐसा करो, लिखो इंट्रोडक्शन। प्रवाल भित्ति क्या है, प्रवाल भित्ति से तात्पर्य क्या है,
ये पर्यावरण भूगोल का भी एक मुद्दा होगा और पर्यावरण भूगोल के कई मुद्दों पे हम बात करेंगे। अर्जुन रामपाल हमारे हिंदू कॉलेज के सीनियर थे, क्यों पूछ रहे हो? लिखो प्रवाल वित्ती से तात्पर्य। देखो प्रवाल वित्ती उष्णकटिबंधीय सागरों के पूर्वी तटों पर चालीस डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक साउथ तक प्रवाल पारिस्थितिक तंत्र प्राप्त होता है। प्रवाल एक प्रकार के नीतलीय जीव हैं जो अपने बाह्य त्वचा पर कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना का निर्माण करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना का निर्माण करते हैं। देखो ये प्रवाल हर्माटाइपिक होते हैं, थोड़ा और डिटेल बता ही देते हैं। ये प्रवाल हर्माटाइपिक होते हैं
प्रवाल भी कई प्रकार का होगा। उसमें एक हर्माटाइपिक होता है जो घर बनाता है, हर्माटाइपिक होते हैं। लिखो, इन प्रवालों के बाह्य त्वचा में शैवाल जैसे जूजैंथली, जूजैंथला, जैंथला बोलेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, जैंथली बोलेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे जू जैंथला, जैनथला, जू यानी ZOO, कहीं कहीं पे XOO भी लिखा रहता है। प्रवाल जैसे जूजैंथला एवं नीलहरित प्रवाल, नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्राप्त होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण करते हैं, अर्थात ये शैवाल प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अर्थात ये शैवाल प्राथमिक उत्पादक होते हैं। फिर लिखो, प्रवाल का अपना स्पर्शक होता है, टेंटैकल्स होता है, जो ऐसे पानी में कर करके उसको कैप्चर करता है, खाता है। अब इतना अंदर नहीं चलते हैं, आप आगे लिखो। लिखो, जब प्रवालों के एक पीढ़ी की मृत्यु होती है तब दूसरी पीढ़ी का निर्माण उनकी संरचनाओं के ऊपर होता है, जिससे कालक्रम में एक समय के बाद
जिससे कालक्रम में चूना पत्थर के भित्तियों का निर्माण हो जाता है, जो छिछले महाद्वीपीय मग्न तट पर विकसित होते हैं। लिखो, चूंकि प्रवाल पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता अति उच्च होती है, अतः इन्हें समुद्री वर्षावन की संज्ञा भी दी जाती है। समुद्री वर्षावन की संज्ञा भी दी जाती है। लिखो, ये लाइन जरूर लिखो। स्मरणीय है कि, ज्ञातव्य है कि प्रवाल पारितंत्र की जैव विविधता विश्वतीय वर्षावन से भी अधिक होती है। ये प्रश्न कई बार पीटी में पूछा जाता है, हमने स्पष्ट कर दिया। यूपी में बहुत पूछता है ये, पीसीएस में। प्रवाल पारितंत्र की जैव विविधता विश्वतीय वर्षावन से अधिक होती है। इसमें जो एक शैवाल है ना, उस शैवाल का ही लाखों वैरायटी है, बाकी का तो छोड़ दो। यहां पे कई प्रकार की मछलियां, कई प्रकार के घोंघे, सीप, कछुआ, सांप, प्रवाल तंत्र में सब रहता है, सबके लिए भोजन है। अब लिखो, एक लाइन और पीटी में आगे पूछ सकता है। लिखो, प्रवाल भित्ति को बायोहर्म कहा जाता है। BIOHERM, बायोहर्म कहा जाता है, अर्थात यह जैविक गृह होता है।
यह जैविक गृह होता है जहां हजारों प्रकार के मत्स्य वर्गीय जीव, शंख वर्गीय सरीसृप और करोड़ों प्रकार के माइक्रोब्स निवास करते हैं। माइक्रोब्स निवास करते हैं। जो प्रश्न आएगा उसको लिखो। लिखो, प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। उत्पत्ति के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। लिखो, पहली दशा, पॉइंट फॉर्म में लिखना है। पहला लिखो, महाद्वीपीय मग्न तट की गहराई 65 मीटर से 100 मीटर तक क्योंकि इस भाग में सूर्य की किरणें सक्रिय होती हैं। सूर्य की किरणें सक्रिय होती हैं। नेक्स्ट, लवणता 31 से 35 के मध्य पार्ट्स पर 1000 भाग प्रति 1000। लिखो, क्योंकि उच्च लवणता में
प्रवाल झुलस जाते हैं। निम्न लवणता में पोषक तत्वों का, खनिजों का अभाव हो जाता है। नेक्स्ट लिखो, तापमान, जल का तापमान 27 डिग्री से 21 डिग्री तक, अधिकतम 27 डिग्री से 21 डिग्री तक, 22 से 25 सबसे अच्छा तापमान है। लिख लो 22 से 25। होना चाहिए, क्योंकि ठंडे जल में कैल्शियम कार्बोनेट, जो इनकी बाहरी त्वचा है, ठंडे जल में कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ घुल जाता है। ठंडा जल खतरनाक है इसके लिए, इसका जो बाहर में चूना कैल्शियम कार्बोनेट का जो लेयर होता है वो ठंडा जल में घुल जाता है। तुम भी गांव में देखना है ऐसा कि चूना जहां पे रखा रहता है ना, खैनी चूना खाते होंगे कोई आसपास के लोग, तुम्हारे यहां भी, तो वो जो चूना बनाते हैं उसमें पानी डालते हैं, ठंडा पानी डालते हैं, चूना में पानी में उबाल आ जाता है, एक्सोथर्मिक, शायद इसको हिंदी में ऊष्मा छेपी कहते हैं। तो ठंडा जल जहां भी होगा वहां कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाएगा। लिखो, तथा गर्म जल में भी, ज्यादा गर्म जल है, अत्यधिक गर्म जल में भी इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी इनका तापमान मॉडरेट होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, संतुलित बीच बीच का तापमान होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, अगला पॉइंट है महाद्वीपीय मग्न तट के चबूतरे जिसपे ये बनेंगे, महाद्वीपीय मग्न तट के चबूतरे लगभग समतल होने चाहिए तथा ढाल 0.1 डिग्री से भी कम 0.1 डिग्री से भी कम, नहीं तो लुढ़क के चला जाएगा समुद्र के अंदर में। लिख पा रहे हो या नहीं? आपका एसएमएस बिल्कुल बंद हो गया। एक दो एसएमएस डाल के दिखाओ जिंदा हो या नहीं। या क्लास फिर रुक गया है क्या? ओके ओके, क्लास चल रहा है। लिख रहे हैं सर, वेरी गुड, थैंक यू। ओके ओके, वंडरफुल, थैंक यू। बस 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 बस, चले, ओके, जिंदा है।
ओके ओके ग्रेट, बहुत अच्छे कंसंट्रेशन से लिख रहे हो। हम भी वैसे ही सोच सोच के लिखवा रहे हैं कि जीएस टाइप हो, आसान हो। एक्सप्लेन तो किया था लेकिन वो वीडियो रुक गया, अब एक्सप्लेन दोबारा करेंगे। लिखो, अगला पॉइंट लिखो, नदियों के मुहाने पर, नदियों के मुहाने पर प्रवाल अनुपस्थित होते हैं क्योंकि नदियां लवणता को कम करती हैं तथा नदियां लवणता को कम करती हैं, फ्रेश वाटर एडिशन कर देती हैं तथा अवसादीकरण के कारण, अवसादीकरण भी करती हैं। तो प्रवाल के नाक मुंह में तो अवसाद घुस जाएगा, तो नदी के मुहाने पर कहीं प्रवाल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट लिखो, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर जहां ठंडी जलधाराएं प्राप्त होती है एवं शीत जल का उद्वेलन क्षेत्र है, शीत जल का उद्वेलन क्षेत्र है, वहां प्रवाल विकसित नहीं हो सकते। फिर लिखो अगला पॉइंट, जिन तटों पर समुद्री धाराएं अथवा तरंगें अथवा सुनामी प्राप्त होते हैं अथवा सुनामी प्राप्त होते हैं, वहां भी प्रवाल भित्तियां अनुपस्थित होती हैं। नेक्स्ट लिखो, प्रवालों के विकास के लिए समुद्री तरंगों का होना आवश्यक है, क्योंकि तरंगें न सिर्फ पोषक तत्वों को लाती हैं
बल्कि तटीय जल का ऑक्सीजनीकरण भी करती हैं। ऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट लिखो, एक ही बार में पूरा समझाएंगे। अब लिखो, चार्ल्स डार्विन ने अपने अवतरण सिद्धांत में द्वीपों के अवतलन को प्रवालों के विकास के लिए आवश्यक माना है। लिखो, इनके अनुसार प्रवाल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला लिखो, पहला है पैबंद प्रवाल, पैच रीफ। प्रारंभिक प्रवाल को कहते हैं। प्रारंभिक प्रवाल को कहते हैं। जब तट रेखा से संलग्न प्रवालों का विकास हो जाता है, जैसे रामेश्वरम, हैवलॉक आइलैंड, अंडमान, हैवलॉक आइलैंड, ओके। नेक्स्ट, परिधीय के बाद है पैच रीफ था पहला, पैबंद प्रवाल। दूसरा है फ्रिंजिंग रीफ, तटीय प्रवाल। तटीय प्रवाल। लिखो, पैबंद प्रवाल ही विकसित होकर तट से संलग्न समानांतर प्रवाल विकसित होता है। प्रवाल विकसित होता है
लिखो, प्रवालों का विकास थल की ओर न होकर समुद्र की ओर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रवालों का विकास थल की ओर न होकर समुद्र की ओर होगा। जो रफी ऑप्शनल हमारे ऐप पे, आलोक रंजन क्लासेस ऐप पे चल रहा है, लिखो, कई बार तटीय प्रवाल एवं तट रेखा के मध्य छिछले एवं लंबे तट के समानांतर लैगून का विकास हो जाता है। लैगून का विकास हो जाता है, जिसे बोट चैनल कहते हैं। कोई बोट चैनल पूछे तो उसको बता देना। हम एक्सप्लेन भी करेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे। उदाहरण लिखो, फ्लोरिडा, गल्फ ऑफ मन्नार, नेक्स्ट लिखो, तीसरा प्रवाल अवरोधक प्रवाल। अवरोधक प्रवाल लिखो, ये प्रवाल, अवरोधक प्रवाल, ये प्रवाल अत्यंत विस्तृत तट रेखा से कम 25 किलोमीटर दूर तथा विशाल परंतु छिछले लैगून से तट से विभाजित जिनका ऊपरी सतह निम्न ज्वार तल के पास होता है, अवरोधक प्रवाल कहलाते हैं। अवरोधक प्रवाल कहलाते हैं।
जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, आपने देखा भी था ऑस्ट्रेलिया में मैपिंग में, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। एक लाइन और लिख सकते हो कि इन प्रवालों का विकास निरंतर समुद्र की ओर होता रहता है तथा समुद्र की ओर ही जीवित प्रवाल मिलते हैं। अंतिम लिखो, एटॉल, ATOLL, या वलयाकृतिक प्रवाल। लिखो, द्वीपों के पूर्णतः समुद्र तल के नीचे डूबने से अब एक लिख रहा है कि आप तो इतना आजकल लिखा पढ़ा रहे हैं कि हमारी तो इंडेक्स फिंगर ही मुड़ गई है, तो बंद कर दो लिखना, तुम्हारा चॉइस है। तो लिखो, एटॉल क्या है कि द्वीपों के डूबने से वलयाकृतिक प्रवाल बनते हैं। लिखो, इनके मध्य वृत्तीय लैगून होते हैं, सर्कुलर लैगून होते हैं। जो लैगून समुद्र से स्ट्रीम चैनल के द्वारा जुड़े होते हैं, स्ट्रीम चैनल, STREAM, स्ट्रीम चैनल के द्वारा जुड़े होते हैं। वैसे ऑप्शनल में जाओगे तो एटॉल भी 3 प्रकार का हो जाएगा, फिर ज्यादा होने लगेगा। पर यूपीएससी का भरोसा कई बार लगता नहीं है, क्या करेगा ये, जहां पाता है वहीं से पूछ दे रहा है। और ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों में तो बिल्कुल ऑप्शनल जैसा पूछ दे रहा है। तो एटॉल की जो 3 प्रकार हैं उसको रोक देते हैं, जरूरत नहीं है। एक और चीज लिखवाते हैं जो कि हमको आईएएस के मुख्य परीक्षा में जीएस में आता हुआ दिख रहा है। तो आप लिखो, डार्विन के अवतरण सिद्धांत
ओके, लिखो डार्विन के अवतरण सिद्धांत की समालोचना करें, व्याख्या करें, जो भी एक प्रश्न आ सकता है। इसको भी हम लिखवाते हैं, ध्यान से लिखिए। लिखो, डार्विन ने 1842 में मध्य प्रशांत के प्रवाल भित्तियों का अध्ययन किया तथा प्रवालों की उत्पत्ति को अनुक्रमित सीक्वेंशियल उत्पत्ति को अनुक्रमित एवं विकासवादी इवोल्यूशनरी बताया है, जिसमें तीनों मुख्य प्रवाल वास्तव में तीन अवस्थाएं हैं। इसका मतलब हुआ कि तटीय प्रवाल ही विकसित होकर के अवरोधक प्रवाल बनेगा और अवरोधक प्रवाल ही आगे जाकर के एटॉल बन जाता है। आज तक का जर्नलिस्ट रोहित सरदाना कोविड से मर गया। हमारे मोहल्ले में, हमारे जो सोसाइटी उसे गेट के सामने एक ही घर से 3 लाशें निकली है। भारत सच में एक भयावह दौर से गुजर रहा है। बहुत शॉकिंग है। रोहित सरदाना को हम व्यक्तिगत रूप से भी जानते रहे हैं। बहुत शॉकिंग है। मैं अभी क्लास ऑफ कर रहा हूं और उसके परिवार से बात करता हूं। आपके किसी स्टूडेंट ने ही मुझे लिख के भेजा है। क्लास की चिंता नहीं करनी है, कल कर लेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।